हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, आज की वीडियो मैं आपके क्वेश्चंस के ऊपर ही ले रहा हूं। बहुत से दर्शकों ने पिछले दिनों मेरी स्पेशली शक्ति कॉन्सेप्ट के ऊपर उन्होंने मेरे को क्वेश्चंस भेजे कि सर, आप बहुत सी वीडियोस में बोलते हो कि फर्स्ट हाउस हम शिव को बोलते हैं, सेवंथ हाउस हम शक्ति को बोलते हैं। ये शिव और शक्ति का कॉन्सेप्ट क्या है? शिव और शक्ति के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाइए। सो मैंने आज की वीडियो में शिव और शक्ति के कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक और चीज उसका मैं ब्लेंड करूंगा ताकि ये एक बढ़िया सा एक एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक बन जाए, जिसमें हम लेंगे कि मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन। फर्स्ट हाउस आप सब जानते हो कि दैट बिलोंग्स टू मार्स एंड सेवंथ हाउस दैट बिलोंग्स टू वीनस। हालांकि एस्ट्रोलॉजी में मार्स और वीनस की एक और कॉम्बिनेशन भी है और वो है सेकंड और एट्थ। आज की वीडियो में हम इस शिव शक्ति के कॉन्सेप्ट को और दूसरा मार्स और वीनस के कॉन्सेप्ट को, या मार्स और वीनस की ऑपोजिशन कह लीजिए, या ये कैसे एक दूसरे के पूरक स्थान हैं, आज की वीडियो में हम इन लॉजिक्स को खोजने का और काफी हद तक पास में लाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी कंफ्यूजन्स दूर हो पाए कि अगर हम फर्स्ट और सेवंथ को ऑपोजिशन मानते हैं या उनको हम एक दूसरे का पूरक मानते हैं। सो दर्शकों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं कि अगर हम फर्स्ट हाउस की बात करते हैं तो फर्स्ट हाउस है क्या? फर्स्ट हाउस को मैं मानता हूं कि ये आपका एक तरीके से फैक्ट्री सेटिंग चीज है, कि जैसे आप कोई मोबाइल खरीदते हो, कोई लैपटॉप खरीदते हो, जो चीजें आपको बिल्ट इन मिल रही हैं, जो आपको बीच में मिल रही हैं, जो पीछे से बनी हुई आई है, और वो आपका फर्स्ट हाउस है। इसी वजह से ऋषियों ने लग्न को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, क्योंकि लग्न में आपकी सभी फैक्ट्री सेटिंग्स बीच में पड़ी है। सिर्फ आपको लग्न को डिकोड करना, लग्न को पढ़ना और लग्न की एक एक एप्लीकेशन, एक एक जो उसके अंदर क्वालिटीज पड़ी हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। ये तो बात थी कि लग्न आपका फैक्ट्री सेटिंग है। अब लग्न में पड़ा क्या है? लग्न में पड़ा है, पहले लग्न के अगर हम कालपुरुष कुंडली की बात करेंगे तो लग्न में हमारे हमेशा क्या आएंगे? फर्स्ट हाउस के लॉर्ड कौन है? फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है मंगल। मंगल को हम क्या मानते हैं? मंगल फायर है, यानी कि अग्नि है। अग्नि है, हम इसको मार्शल क्वालिटीज के साथ लेते हैं। मार्शल क्वालिटीज का मतलब क्या हुआ? वॉर, लड़ाई। वैसे भी हम आम भाषा में नॉर्मली कह देते हैं कि जीवन एक जंग है, और जंग को जीतने के लिए एक सेनापति का होना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ऋषियों ने इसी वजह से मंगल को रखा। और मंगल अब है क्या? अब इस चीज को समझते हैं। मंगल आप सब जानते हो कि मंगल को हम धरती का बेटा भी कहते हैं, मगर अगर इसकी माइथोलॉजी को हम अगर ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, जो पीछे से हमें कहानियां मिलती हैं पुराणों से, अगर वो सारी कहानियों का निचोड़ मैं आपको यहां पर बताऊं तो मंगल क्या है? मंगल अग्नि का बेटा है। इसी वजह से फायरी एनर्जी है, फायर है। और मंगल के होने की वजह से, क्योंकि जहां पर अग्नि होगी वहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा, और ये हमारे शरीर के जीवन का पहला सिम्पटम है, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर एक फिक्स टेम्परेचर है। 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट
या 37 डिग्री सेल्सियस। ये 0 डिग्री नहीं है। हमारे शरीर में हीट है और हमारी सांसों में भी गर्मी है। अब ये दोनों जो हमारे सिम्टम, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये इंसान जीवित है, उसमें फायर है, उसमें हीट है। और इसी वजह से आप देखोगे कि मंगल को रेड कलर दिया गया, फायरी कलर दिया गया। और मंगल के देवता किसको बोला गया? इसके देवता बोला गया कार्तिकेय को, लॉर्ड कार्तिकेय, शिव जी के बेटे, सबसे बड़े सेनापति, सबसे बड़े वॉरियर। हालांकि इनके बारे में आपको नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा स्टोरीज नहीं मिलेंगी, मगर साउथ इंडियंस कार्तिकेय या मुरुगन की बहुत सी कहानियों से परिचित हैं। वहां इसको बहुत ही बड़े देवता के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जीवन अगर जंग है तो जंग जीतने के लिए मार्स, या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कार्तिकेय का होना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज जंग जीती नहीं जा सकेगी। और यहां पर आपको मैं एक और चीज बता दूं, क्योंकि फर्स्ट हाउस में ही सूर्य हमारा एग्जॉल्टेड है, यानी आत्मा हमारी फुल पावर में है। और इसी वजह से हमारा जो शरीर है, ये शरीर इसी तरह बनता है जिसमें कुछ चीजें हमें पिता से मिलती हैं, कुछ चीजें हमें माता से मिलती हैं। और यहां पर माता और पिता के मिश्रण, ये बात मैंने क्यों कही? क्योंकि अब मैं उसका ब्लेंड आपके शिव और शक्ति कॉन्सेप्ट से करूंगा। क्योंकि कार्तिकेय की जब बात आएगी तो कार्तिकेय के फादर आप सब जानते हो, वो तो भगवान शिव हैं। और उनकी माता कौन है? उनकी माता है पार्वती, दुर्गा, या उनको हम मतलब यानी के शक्ति भी बोल देते हैं। अब आप देखिए, अब यहां पर जो पुरानी कहानियां मिलती हैं, पुरानी कहानियों में कार्तिकेय के बारे में यह कहा गया है कि कार्तिकेय अग्नि के बेटे हैं। उनको शिव का बेटा नहीं बोला गया, उनको अग्नि का बेटा बोला गया। और अग्नि की जो स्टोरी यहां पर मिलती है, वो स्टोरी आपके साथ में थोड़ी सी शेयर भी कर सकता हूं। हालांकि बहुत से दर्शक इस बात से भी होंगे कि सर आप तो बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो, आप ऐसी स्टोरीज क्यों मतलब यानी कि हमें बताते हो या पढ़ते हो? मगर ये जो स्टोरीज होती हैं, यहीं से हमें पुरानी चीजों के बारे में पता लगता है कि ऋषि उन एनर्जीज के थ्रू हमें क्या समझाना चाहते थे। तो स्टोरी क्या है कि अग्नि देवता, सप्त ऋषि, जो 7 ऋषि थे, जो मोस्ट प्रोमिनेंट, आप मतलब सब जानते हो कि सप्त ऋषि हैं, तो सप्त ऋषि की 7 उनकी बीवियां भी हैं। तो अग्नि देवता उनकी बीवियों पर मोहित हो गए। अब वो कहते कि हमने इनके साथ संबंध बनाना है। अब स्टोरी को मैं उस तरीके से नहीं आपको बताऊंगा, अब यहां पर कट शॉर्ट करके मैं आपको बता देता हूं कि उनमें से एक ऋषि की पत्नी थी जिनका नाम था स्वाहा। अब स्वाहा ने अलग अलग रूप धारण करके अग्नि देवता के साथ संबंध बनाया। 6 दिन संबंध बनाया और 7वें दिन कार्तिकेय या मुरुगन का जन्म हुआ। अब कहानी यह कहती है कि यहां पर अग्नि देवता के बेटे हैं कार्तिकेय। इसी वजह से मंगल देवता के लॉर्ड के रूप में हमें कार्तिकेय का ही रेफरेंस मिलता है। अब कार्तिकेय आप समझ सकते हो कि अग्नि के बेटे हैं, तो उनमें फायर तो होगी। अब फायर का संबंध आप ये भी समझ सकते हो कि फायर का संबंध हमेशा वायु से होता है, क्योंकि अग्नि को बढ़ाने के लिए वायु चाहिए। और मंगल देवता का संबंध हमारे बजरंग बली हनुमान से भी है, जिसे हम वायु पुत्र के रूप में जानते हैं। हमारे प्राणों में जो गर्मी है, जो फायर है,
हमारी सांसों में कह लीजिए, जो मतलब प्राणों का मतलब होता है ये जो प्राण शक्ति हम में है, इसमें जो अग्नि है वो मंगल द्वारा दी गई है। और मंगल ही सूर्य का सेनापति है, यानी कि आत्मा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जीवन की जंग को जीतने के लिए एक सेनापति चाहिए, और वो सेनापति मंगल है, या मंगल के रूप में भगवान शिव के बेटे कार्तिकेय है। जब भी, अब आप पुरानी स्टोरीज आप भी काफी जानते हो कि जिसमें यह कहा जाता था कि जब भी दानवों में और देवताओं में युद्ध होता था तो कार्तिकेय को भेजा जाता था, और कार्तिकेय सबसे बड़े वॉरियर हैं। इसी वजह से आप देखोगे कि हर जगह, क्योंकि फायर है, एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, सो इसको रेड कलर के साथ ही रखा जाता है। और इसी वजह से मंगल का संबंध हमारे ब्लड के साथ है। अब यहां पर थोड़ी सी बात मैं आपको और बता दूं, बहुत से हमारी बुक्स आपको भी मिलेंगी जिसमें यह कहा जाएगा कि जो आपकी बोन्स हैं, बोन्स का संबंध आपके मंगल से है। मगर यहां पर मैं आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूं कि जो हमारी हड्डियां होती हैं, हड्डियों का संबंध सूर्य से है। और ये कैसे स्थापित होता है मैं लॉजिकली आपको समझा देता हूं, क्योंकि फर्स्ट हाउस के में सूर्य कृतिका नक्षत्र में एग्जॉल्टेड पोजीशन पर पड़े हैं। सो हमारी जो बोन स्ट्रेंथ है या बोन्स हैं वो सूर्य से आ रही है। हालांकि ये भी कहानियां हैं कि कृतिका नक्षत्र के थ्रू कार्तिकेय का जन्म हुआ। अब कहानियां बहुत हैं, मगर कट शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि मंगल देवता एक फायरी एनर्जी है। ये जीवन के अंदर जो ऊष्मा है, जो गर्मी है, ये मंगल है। और मंगल का संबंध अकेला जंग से नहीं है, मंगल का संबंध हमारी सिक्योरिटी से भी है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हमें सिक्योरिटी करनी पड़ती है। सो आजकल मैंने ये रेफरेंस क्यों लिया सिक्योरिटी का, क्योंकि मंगल हमारी इम्यूनिटी भी है। और जैसे कोरोना वायरस है, ये भी एक बहुत बड़ी जंग है, बहुत बड़ी वर्ल्ड वॉर इस समय चल रही है। सो इस जंग को हम अपनी इम्यूनिटी से, अपनी उस बढ़ी हुई इम्यूनिटी से हम इस जंग को जीत सकते हैं। सो ये तो थी रेफरेंसेस। अब हम बात करते हैं जो एस्ट्रोलॉजी में उस शक्ति कॉन्सेप्ट की। अब जब ये तो बात हमने मंगल की, शक्ति कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो मंगल के सामने जो 7th हाउस है उसमें शुक्र देवता, आप सब जानते हो कि उसके लॉर्ड है। और शुक्र कौन है? नॉर्मल भाषा में हम कह देते हैं कि ये लाइफ के देवता है, और लाइफ हमारी आनंददायक होनी चाहिए, और आनंद देने का काम शुक्र का है। अब इसी वजह से मार्स का संबंध हमारी काम वासना से भी जोड़ दिया जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ शुक्र है, क्योंकि शुक्र का संबंध शुक्राणु से है। हमारी जो जनरेशन की आगे उत्पत्ति होनी है, जिसको हम प्रोजेनी कहते हैं, उसका संबंध वीनस के साथ है। जब भी मार्स और वीनस का कंबाइन बनेगा तो ये एक्टिविटी तो होगी ही होगी। अब आप उसमें भी देखिए, जब भी किसी की काम वासना जागृत होती है, वो चाहे हम इंसान हो, ऋषि हो, देवता हो, सब में क्या होगा? जब भी काम वासना जागृत होगी, आपके शरीर का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आपकी सांसें थोड़ी सी ज्यादा गर्म हो जाएंगी। ये मार्स का रोल है, ये उस अग्नि का रोल है। तो दूसरी चीज अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि शुक्र हमारे लाइफ के देवता है, हमारे जीवन के देवता है। और जीवन का मतलब ये नहीं है कि जीवन हम आए, जिए, मर गए और चले गए। जीवन का मतलब हमारी आगे के लिए जो जनरेशन हमें पैदा करनी है, वो भी ड्यूटी हमारी ही है। और उसके लिए
जो काम वासना का जो एक्ट है, अब यहां पर मैं आज आपको बहुत डीप बात बोलने वाला हूं। काम वासना का वो जो एक्ट है उसका संबंध शक्ति के साथ है। अब आप देखिए, ये जो लॉजिक्स हैं, जब आप लॉजिक्स को समझोगे तब आपको ये बात समझ में आएगी कि क्यों शनि देवता सैटर्न आपके 7th हाउस में एग्जॉल्टेड होते हैं। क्योंकि जो मैंने बात कही थी कि फैक्ट्री सेटिंग की, आपको काम वासना के एक्ट को सीखना नहीं पड़ता, पढ़ना नहीं पड़ता, वो आपके फैक्ट्री सेटिंग में है। और आप देखोगे उस एक्ट में सबसे ज्यादा एनर्जी का यूज होता है, सबसे ज्यादा आपकी बॉडी एनर्जी या बॉडी का कर्म वहां पर होता है। बाहर से देखने में ये एक बहुत ही पाश्विक एक्ट है, क्योंकि वहां पर एनर्जी या जो कर्म है बहुत एनिमेटेड कर्म है। अब ये लॉजिक्स कुछ लोगों को लगेगा कि मैं स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट बात कर रहा हूं, मगर ये जीवन की सच्चाइयां हैं जिससे हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। क्योंकि लाइफ है तो लाइफ एनर्जी ये इसी तरह चलती है। क्योंकि जब हम सिंगल सेलुलर थे तब भी डिविजन्स होती थी। सिंगल सेलुलर के बाद जब हम मल्टी सेलुलर बन गए, कभी बर्ड्स बन गए, कभी एनिमल्स बन गए, तो ये जो काम वासना के थ्रू आगे की जनरेशन की उत्पत्ति होना, ये एक्ट जो है, ये एक्ट पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा यहां पर सैटर्न को एग्जॉल्टेड होना पड़ता है। और ये किसी को सीखना नहीं पड़ता, ये सबको आता है। अब क्योंकि शुक्र आपके लाइफ के देवता है, तो सबसे जो आनंददायक क्षण होते हैं, आप समझ सकते हो कि मैं किस चीज की तरफ इंगित कर रहा हूं। जब काम वासना अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचती है, जिसको ओशो रजनीश ने संभोग से समाधि की तरफ, जो उनकी एक किताब थी, जो उनका दर्शन था, उन्होंने ये कहा कि ये सबसे आनंददायक क्षण होते हैं। यहां पर आपकी बॉडी के अंदर डीएमटी रिलीज होता है, जो शरीर में आनंद देता है। अब इसका संबंध आपके 7th हाउस से है। और 7th हाउस आप जानते हो शुरुआत कैसे होती है? पार्टनरशिप से, जिसमें आपके पार्टनर में वेनिशियन क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो मार्स जैसी एनर्जी को, कार्तिकेय जैसी एनर्जी को, सूर्य जैसी एनर्जी को मोहित कर पाए, और वो एक अच्छा वीनस ही कर सकता है। सो जब ये चीज होगी तो आगे समाज चलेगा। मगर यही अकेली घटना नहीं है जो 7th हाउस में होती है। अगर इसी एनर्जी को, जब मैं, आप जो सब दर्शक मेरे साथ इस यात्रा में जुड़े हुए हो, पुरानी वीडियोस में मैंने ये बातें कही हैं कि वीनस की कई डायमेंशंस हैं। ये आज मैंने आपको वीनस की उस फिजिकल डायमेंशन की बात करी है, मगर ये यात्रा है उस ऊर्जा के शरीर से बाहर की तरफ जाने की। और ये ही ऊर्जा जब अंदर की तरफ जाती है, इकट्ठी होती है, तब आप देखिए ये यहां पे क्या होता है। हमारी अब 7th हाउस, ये हमारा सोलर प्लेक्सिस भी यहां पर ही है। इसी वजह से ये शक्ति स्थान बनता है, क्योंकि सोलर प्लेक्सिस यहां है तो आत्मा शरीर में प्रविष्ट यहां से होती है, और यहां से प्रविष्ट होती है, और 1st हाउस में वो एग्जॉल्टेड है। तब आप देखिए, अब ये ऑपोजिशन नहीं रहती। वैसे भी जब हम सेक्सुअल एक्ट में जाते हैं, शुरुआत में देखने में तो लगता है कि ये बहुत एनिमेटेड एक्ट है, मगर वो एनिमेटेड ना रहते हुए करते करते लव मेकिंग में चला जाता है। और लव का संबंध वीनस के साथ ही है। आत्मा की एंट्री भी, क्योंकि बहुत प्यार से होनी चाहिए, बहुत आनंद से होनी चाहिए। और दूसरी चीज, अगर शरीर का छोड़ना भी है तो नॉर्मल इंसानियों की, ऋषियों को छोड़कर
सबकी आत्मा शरीर से बाहर भी इसी सोलर प्लेक्सिस से ही निकलती है। अब आप देखिए, आत्मा का संबंध शरीर के एक्ट भी है, मगर शरीर के अंदर भी ऊर्जा की गेम है। और उसके लिए मार्स अब वहां पर, अब आप देखिए, शरीर को गर्म रख रहा है। जब आत्मा उसमें प्रविष्ट करे तो शरीर का एक बेसिक टेम्परेचर हो, क्योंकि सूर्य भी तो गर्म है। उस गर्म आत्मा को संभालने के लिए शरीर का गर्म होना जरूरी है। आपके अंदर जो प्राण आने हैं, वो प्राण उसी वजह से फिर वो उतनी ही बॉडी टेम्परेचर ले लेंगे। ये संबंध है शिव और शक्ति का। और जब तक आप देखिए, ये हाउस एक दूसरे के बिना एक्टिवेट ही नहीं हो सकते। जब तक पार्वती नहीं आएगी, शिव कैसे अट्रैक्ट होंगे? अगर शिव अट्रैक्ट नहीं होंगे, कार्तिकेय का जन्म कैसे होगा? गणेश जी का जन्म कैसे होगा? अब आप देखिए, ये जो संभावनाएं हैं, हमें सेक्सुअल एक्ट्स को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये स्पिरिचुअलिटी के खिलाफ की बात है, क्योंकि अगर वो चीज ना हो तो वो आगे की चीजें, आगे की घटनाएं कैसे होंगी? और ये जो शरीर है, ये शरीर भी उतना ही डिवाइन है। इस शरीर के अंदर जितनी भी फैक्ट्री सेटिंग्स परमात्मा द्वारा डाली गई हैं, वो सब डिवाइन है। सिर्फ उनका इस्तेमाल जो है, वो हमें बहुत ही सात्विक तरीके से करना चाहिए। यहां पर आपकी नॉलेज और आपकी स्पिरिचुअलिटी काम आती है। अगर हम उसी एनर्जी को, जो मार्स की एनर्जी है, आप लड़ाई के लिए इस्तेमाल कर लो, उसी एनर्जी को आप प्यार के लिए इस्तेमाल कर लो। अब ये एनर्जी है, ऊर्जा है, ऊर्जा का इस्तेमाल आपके हाथ में है। आप किसी के साथ प्यार का रिश्ता बना सकते हो और किसी के साथ लड़ाई का रिश्ता बना सकते हो। ये है शिव और शक्ति का सिद्धांत, जहां पर ऑपोजिशन भी है, मगर ऑपोजिशन के साथ ये एक दूसरे के पूरक हाउसेस भी बन जाते हैं। अब इसी संबंध को थोड़ा सा और आगे जाकर समझने का प्रयास करते हैं कि मंगल और शुक्र का जो सेकंड, जो हमारे पोजीशंस हमारे चार्ट में मिलती हैं, यानी मैं बात कर रहा हूं सेकंड और 8th हाउस कॉम्बिनेशन की। अब यहां पर भी आप देखिए, सेम वे से ऑपोजिशन है, हालांकि अब यहां पर ऑपोजिशन उल्टी हो जाती है। शुरू में अग्नि सिर पे है और लाइफ नीचे है। अब यहां पर उल्टा हो जाएगा, लाइफ ऊपर चली जाएगी और अग्नि नीचे चली जाएगी। अब आप देखिए, ये मिस्ट्रीज हैं लाइफ की, और ऋषि हमें इसी तरीके से समझाना चाहते थे कि लाइफ एक टेलर मेड चीज नहीं है, एक सीधी लकीर नहीं है कि आप उसको जो शुरू में देख लिया आप उसको उसी तरीके से समझते चले जाओ। यहां पर समझने को और अंदर जाके समझने को बहुत कुछ है। अब यहां पर वो एनर्जीज उल्टी हो रही हैं। अब जैसे ही एनर्जीज उल्टी हो रही हैं, अब आप समझ लीजिए कि क्या है वहां पर। जैसे ही हम सेकंड हाउस में जाते हैं, सेकंड हाउस में वीनस तो लॉर्ड है, मगर वहां क्या है, चंद्रमा वहां पे एग्जॉल्ट कर जाता है। अब देखिए, कहीं ना कहीं जो पहला 1-7 एक्सिस है, शिव और शक्ति का एक्सिस है, ये आत्मा का एक्सिस है, और जो 2 और 8 का एक्सिस है, वो मन का एक्सिस है। ये देखिए अब कैसे लाइफ आगे चलेगी, क्योंकि शुरू में आत्मा ही होती है, और आत्मा तो आपको तो मालूम है कि आत्मा अपने आप कोई कार्य नहीं करती। शरीर के काम करने का जो ड्राइवर एनर्जी है, वो आपका मन है। अब सेकंड हाउस में ये आपके मन का एक्सिस बन गया। अब मन के एक्सिस में क्या है, मन के साथ वीनस का आना जरूरी है, क्योंकि मन अगर आनंदित है, मन अगर हैप्पी है, मन अगर खुश है, मन के अंदर कंटेंटमेंट है, तो आप
ज्यादा बेटर तरीके से चीजें कर सकते हो। अब जैसे ही बच्चा पैदा होता है, अब बच्चे को वहां पर सेक्सुअल एक्ट नहीं चाहिए, जो 7th हाउस की बात थी। अब यहां पर चाहिए बच्चे को दूध, जो 2nd हाउस में बच्चे को मिलेगा। और आप देखिए, जब बच्चा मां से दूध ग्रहण करता है तो उसको वो ही आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि वीनस है, वीनस के साथ आनंद तो है। इस बात को आप लेकर चलिए कि आनंद तो है, मगर वो जो आनंद है वो एक छोटे बच्चे के लिए आनंद है। मगर बच्चे ने हमेशा बच्चा रहना नहीं है। जैसे ही अब बच्चा अपने सामने जो पॉसिबिलिटीज, जो संभावनाएं उसके सामने 8th हाउस में पड़ी हैं, जब उसकी तरफ देखता है तो आप देखिए वहां पर क्या है। वहां पर आपको क्या मिल रहा है? वहां पर ऑकल्ट है, वहां डेथ है, वहां डार्क टनल है, वहां अंधकार है, वहां पर बीमारियां हैं। मां का दूध बच्चे को, अब वो जो वॉर का काम है, वॉर को जीतने का काम है, जीवन की जो जंग है, वहां पर मंगल देवता या कार्तिकेय या मुरुगन वहां पर ये ही कार्य कर रहे हैं। उस छोटे बच्चे को मां के दूध के थ्रू जीवन दे रहे हैं, इम्यूनिटी दे रहे हैं, उसके जीवन को चलाने का तरीका बना रहे हैं। अब आप देखिए, एनर्जी बदलती है, क्योंकि 8th हाउस जो है ये आपके मूलाधार चक्र की जगह है। देखिए, अब मूलाधार चक्र क्या है? ये आपका एनर्जी का रेजर्वॉयर है। ये ट्रायंगुलर, जिसको हम कहते हैं ना, ये ट्रायंगल है। यहां पर ट्रायंगुलर एनर्जी, आपकी टोटल ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र में पड़ी है। और मूलाधार चक्र, अब यहां पर अब आप देखिए, एक्टिवेट कब होगा? जब मन आपका डेबिलिटेट करेगा। अब यहां पर शनि आपके लिए कारक बन जाएंगे। जो शनि आपके 7th हाउस में एग्जॉल्टेड थे, अब आपको समझ आता है कि शनि के कर्म कैसे हैं, कर्म का संबंध कैसे है। क्योंकि कर्म हमारा शरीर करता है, और कुछ कर्म है जो बिल्ट इन कर्म है, कुछ कर्म है जो हम उसके बाद जीवन में अपने जीवन यापन के लिए करते हैं। और उस जीवन यापन के कर्म में भी हम क्या करते हैं? हाथों का इस्तेमाल करते हैं, पैरों का इस्तेमाल करते हैं, अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, उससे पैसा बनाते हैं, पैसा बना के हम क्या करते हैं? घर बनाते हैं, उससे खाना लाते हैं, खाना ताकि शरीर हमारा चले। और उस खाने को पचाने वाली ऊर्जा भी, अब आप देखिए यहां पर फिर वही मंगल देवता, वही फायर, वही फायरी एनर्जी, वही मुरुगन, वही कार्तिकेय, हर जगह जहां भी आप इस्तेमाल करोगे ये वही आपको 1-7 एक्सिस दिखेगा। मगर 8th हाउस में सिर्फ लाइफ को बचाने की चीज नहीं है, यहां पर अब एवोल्यूशन है उस एनर्जी का जो सोलर प्लेक्सिस में पड़ी थी। आत्मा आपके एंटर कर गई, मगर अब वो जो एनर्जी है वो एनर्जी मूलाधार चक्र के कुंड में पड़ी है। उस कुंड को एक्टिवेट आपको करना है। अब इसीलिए अब यहां पर देखिए, बहुत से लोगों का झुकाव फेमिनिन एनर्जी की तरफ जाएगा, मंत्र तंत्र की तरफ जाएगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि सामने से वीनस, वीनस क्या है? वो ही फेमिनिन एनर्जी है, वो ही मंत्र तंत्र की ताकत है। और जो लोग तांत्रिक चीजों से थोड़े से परिचित हैं उनको तो मालूम है कि तंत्र की शुरुआत ही योनि से होती है। अब ये जो साइंसेस हैं ये ऋषियों ने ही दी हुई हैं। अब मैं उसके डीप में नहीं जाऊंगा, मेरा आज की वीडियो का सिर्फ प्रीव्यू ये था कि आपको ये चीजें समझाना। मगर अब यहां पर आप देखिए वीनस की डायमेंशंस कैसे बदल रही हैं। अब और यहां पर आपको एक मजे की बात बताता हूं। अब ये दोनों घर वीनस के हैं, मगर वीनस इन दोनों जगह पे एग्जॉल्टेड ही नहीं है। ये बड़ी मजे की बात है। वीनस आपका एग्जॉल्टेड है 12th हाउस में। सो यहां पे आपको समझना है
कि वीनस आपको कभी भी उस उच्च अवस्था में नहीं चाहिए जब तक आप जीवन में हो। वो लिमिटलेस वीनस नहीं चाहिए, क्योंकि सेकंड हाउस में आप मां से दूध के रूप में वीनस ग्रहण कर रहे हो। सेवंथ हाउस में आप अपने पार्टनर के साथ यौन ऊर्जा का संबंध बना रहे हो। मगर जो लाइफ का मैक्सिमम आनंद है वो आपके लिए ऋषियों ने 12th हाउस में रख दिया। और वो कैसे मिलेगा? जब आप 8th हाउस के मूलाधार चक्र की ऊर्जा को एक्टिवेट करते जाओगे। एक्टिवेट करते 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 जब ये ऊर्जा ऊपर की तरफ जाएगी, सभी चक्र आपके एक्टिवेटेड होते जाएंगे। या जब ऋषि जैसी आपकी आत्मा होके सहस्रार चक्र के थ्रू बाहर निकलेगी। या अब ये और है, जिसको हम इंग्लिश में और कहते हैं, ये और हैं। या क्या है कि जब हमारी आत्मा हमारा शरीर छोड़े, वो डीएमटी रिलीज होनी चाहिए कि शरीर छोड़ते समय हमारे को कष्ट ना हो। अब ये वीनस का कॉन्सेप्ट है। वीनस की देखिए, अब ये डायमेंशंस है। एक तरफ वीनस हमारे शरीर के लिए है, वो है 7th हाउस का वीनस। हमारे मन के लिए जो वीनस है वो है 2nd हाउस का वीनस। और जो हमारी आत्मा के लिए वीनस है वो है 12th हाउस का वीनस। देखिए, आज की वीडियो में इसके संबंध से अब आप समझ सकते हैं कि मैंने वीनस के थ्रू, जो आज उसकी तीसरी डायमेंशन की मैंने बात करी है, उसके माध्यम से मैंने आपको उस शिव शक्ति का आपके सामने एक खाका बना के रखा है कि शिव शक्ति कैसे कार्य करती है। और ये शिव शक्ति जो है, या जो शिव की ऊर्जा है, ये शक्ति के माध्यम से ही एक्टिवेट होती है। उसके लिए वो ऊर्जा भी चाहिए। आपका 7th हाउस भी एक्टिवेट होना चाहिए, आपका 8th हाउस भी एक्टिवेट होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके चार्ट में कोई भी चीज नहीं हो रही तो आप अपने जीवन की किसी चीज को मिस कर जाओगे, वो आपसे छूट जाएगी। और जो चीज छूट जाएगी वो आपके लिए पेंडिंग कर्मास बनकर आपके अगले जन्म में आपके पास आएगी। अगर आप अपने कर्मों को पूरा का पूरा लेखा जोखा यहीं पे समाप्त करना चाहते हो, इस जीवन मरण के चक्र से निकलना चाहते हो, तो आपको जीवन के देवता वीनस और जीवन, एक तरीके से मंगल भी जीवन के देवता ही है, क्योंकि ये जीवन देने वाली ऊर्जा ही है, जीवन के जंग जीतने वाली ऊर्जा ही है। सो जीवन की जंग बिना मार्स के आप कैसे जीतोगे? आपके जीवन में अगर जीवन के देवता शुक्र हैं तो जीवन का जंग जीतने के लिए आपको मंगल भी उतना ही जरूरी है। और इसी वजह से आप देखोगे कि नक्षत्रों के माध्यम से जब हम इन चीजों को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो ये चीजें हमारे लिए लॉजिकली हमें समझ आती है कि ऋषियों ने ये कितनी कंप्लीट साइंस बनाई थी। मगर हमने आजकल जो मॉडर्न डे एस्ट्रोलॉजी में है, हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं और उसी की वजह से हम सिर्फ शब्दों में रह गए, शब्दों में उलझ कर रह गए। एस्ट्रोलॉजी कहां गायब हो गई हमें पता ही नहीं लगा। अगर हम एस्ट्रोलॉजी को इन तरीकों से समझेंगे तो लाइफ भी हमें कंप्लीट लगेगी, जीवन की ऊर्जा भी समझ में आएगी और जीवन की यात्रा। अब सिंपल बात है, दोबारा तीसरी बार चौथी बार मैं वही सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं कि जीवन एक जंग है। इस जंग को अगर जीतना है तो आपको इस तरह एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहिए। सो दर्शकों, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था जिसके माध्यम से मैंने आपको आज कुछ नई बातें समझाने का प्रयास किया। और एक निवेदन जो हर वीडियो में मैं आपसे करता हूं कि ये जो एस्ट्रो इंटेलिजेंस है, ये आपका अपना चैनल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ
ऋषियों द्वारा दी गई वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज ही आपको दी जाती है। सो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा घरों में पहुंचाइए, ताकि ऑथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो नॉलेज है ये घर घर तक पहुंच सके। और जो दर्शक हमारे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेना चाहते हैं, मेरे से अपने चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हैं, या एस्ट्रोलॉजी के गहन टॉपिक्स पर मेरे से बातचीत करना चाहते हैं, उन सब के लिए मेरा एक ही फोन नंबर है और वो है 9881164480। आप उससे संपर्क करके मेरे से वार्तालाप कर सकते हैं। सो दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार। सब आप घर में रहें, आइसोलेशन में रहें। कोरोना वायरस से बचने का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये एक ही उपाय है, और आशा करते हैं कि जल्दी ही कोरोना वायरस जैसी महामारी जो है आप सबके ऊपर आई हुई है, ये खत्म हो। आप दोबारा से अपने जीवन में धन, धान्य और मांगल्य आपके जीवन में पूरा आए, इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद और आशीर्वाद।